Welcome to Learning Social Science YouTube channel. Students, today we will start revision lecture of chapter 2 Federalism of Civics. Let's begin. Not be unilaterally changed by one level of गवर्नमेंट की जो फंडामेंटल प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी आर्टिकल्स वगैरह हैं उनको कोई भी एक लेवल है गवर्नमेंट का वो चेंज नहीं कर सकता, अकेला चेंज नहीं कर सकता। जब कोई भी अमेंडमेंट होता है तो डिफरेंट जो लेवल्स हैं गवर्नमेंट के उनके आपस में सहमति होती है, आपस में कोऑपरेशन होता है, उसी के बाद में कुछ अमेंडमेंट किए जाते हैं। And fifth key feature is court have the power to interpret the constitution and the power of different levels of government। इसका मतलब कि जो कोर्ट है, चाहे वो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, has the highest authority in terms of any decision taken by जो कोर्ट होता है वो फाइनल होता है, चाहे वो गवर्नमेंट के रिगार्डिंग है या वो कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग है, तो कोर्ट ही हाईएस्ट अथॉरिटी है। सिक्स्थ जो की फीचर है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। तो बेटा यहाँ पर आपने देखा कि देखो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि सेपरेट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट हैज द सेपरेट जुडिक्शन। सेम ऐसे ही जो रिवेन्यू ऑटोनॉमी है, मतलब कौन कौन से टैक्सेस हैं वो कौन सी गवर्नमेंट को टेक करने हैं, कौन सी गवर्नमेंट के अंडर आएंगे, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी मेंशन्ड है। एंड द सेवेंथ और द की फीचर, द फेडरल सिस्टम हैज ड्यूल ऑब्जेक्टिव। फेडरल सिस्टम के दोहरे उद्देश्य हैं, ड्यूल ऑब्जेक्टिव हैं, टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री एंड सेम द टाइम अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। कि एक मेन जो फेडरलिज्म है, अलग अलग लेवल पर गवर्नमेंट फॉर्मेशन करने का मेन पर्पज ये है कि कंट्री की यूनिटी को सेफ्टी प्रोवाइड की जा सके और जो रीजनल डाइवर्सिटीज है उसको अकोमोडेट किया जा सके। अकोमोडेशन का मतलब होता है समझौता, कि उनको आपसी तालमेल, आपसी मेल मिलाप, उनमें आपसी प्रेम भाव रखा जा सके। तो बेटा ये 7 की फीचर्स थे फेडरलिज्म के, ये आपको समझ आ चुके होंगे, हमने चैप्टर में भी डिस्कस कर लिया था। आज दोबारा से जो रिवीजन लेक्चर चल रहा है इसमें आपको बता दिया है कि की फीचर्स क्या होते हैं। की फीचर्स वो मेन प्रिंसिपल्स हैं, एक तरह से सिद्धांत हैं जो किसी एक फेडरल कंट्री में एग्जिस्ट होने चाहिए, जो किसी फेडरल कंट्री में लागू होने चाहिए। मतलब कोई कंट्री तभी फेडरल कंट्री कहलाएगी अगर ये की फीचर्स वहां पर फॉलो किए जा रहे हैं। तो अब यहाँ तक आपको 2 चीज़ें आपको बता दी गई हैं, एक फेडरलिज्म की डेफिनेशन और दूसरा की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। इसके बाद आता है बेटा कि जो फेडरलिज्म है ना, इसके 2 काइंड्स ऑफ रूट्स हैं। मतलब फेडरलिज्म 2 तरह का होता है, एक होता है कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म और दूसरा होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। कमिंग मीन्स, इस वर्ड कमिंग से ही हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं। कमिंग टुगेदर फेडरेशन का मतलब है कि स्मॉल यूनिट्स होती हैं, मतलब जैसे कि हमारे कंट्री में जो स्टेट है, ऐसे ही कमिंग टुगेदर फेडरेशन वाले कंट्री में जो अलग अलग स्टेट हैं, जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं, दे कंबाइन टुगेदर, वो इकट्ठी होती हैं और अपने ऊपर एक हाईएस्ट अथॉरिटी को फॉर्म करती हैं ताकि वो हाईएस्ट अथॉरिटी उन सबको कंट्रोल रखे। अब ये जो कमिंग टुगेदर फेडरेशन होता है, इसमें सबके पास में जितने भी सब यूनिट्स हैं, जो स्मॉल यूनिट्स हैं, उनके पास में इक्वल पावर्स होती है। तो जिसका एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन कौन कौन से कंट्री में है। एग्जाम्पल है USA, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। अब आता है हमारा
सेकंड काइंड ऑफ रूट, दूसरा टाइप का फेडरेशन। फेडरलिज्म, फेडरेशन के दो टाइप्स होते हैं, एक है कमिंग टुगेदर फेडरेशन और दूसरा है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर का मतलब है होल्ड करना, बांध के रखना, पावर को अपने पास में रखना। तो सेम हमारी कंट्री में अगर हम देखते हैं तो हमारी कंट्री में होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। अब होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है बेटा कि देखो, चाहे वो कमिंग टुगेदर फेडरेशन है चाहे वो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, दोनों टाइप के फेडरेशन में गवर्नमेंट के लेवल्स तो होते ही हैं। लेकिन कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या है कि जो स्मॉल लेवल्स की गवर्नमेंट है, मतलब जो हम जिसको स्टेट लेवल कह सकते हैं एक तरह से, वो अपने ऊपर एक हाईएस्ट अथॉरिटी बनाती है, मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। जबकि होल्डिंग टुगेदर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इट डिवाइड इट्स पावर इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर्स को सब यूनिट्स में डिवाइड कर रही है। तो ये हो गया आपका होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। मतलब सेंटर के पास में सारी पावर बंधी होती हैं, सेंटर गवर्नमेंट ही अपनी पावर्स को डिफरेंट स्टेट्स को डिवाइड करता है। लेकिन जो डिफरेंट स्टेट्स को पावर दी जाती हैं, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सभी स्टेट्स को इक्वल पावर दी जाए। वो डिपेंड करता है उस स्टेट्स में किस तरह की कंडीशन है, कैसी रिक्वायरमेंट है, किस तरह के डेवलपमेंट की ज़रूरत है, वो उस तरह की पावर्स उसे प्रोवाइड की जाती हैं। तो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि जो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है वो किन किन कंट्री में है, इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम। इन कंट्रीज़ में जिन होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, और जो कमिंग का आपको एग्जाम्पल बता ही दिया था। तो ये यहाँ तक अब हमारे 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। फेडरलिज्म की डेफिनेशन, उसके बाद में की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, और थर्ड हमारा हो गया डिफरेंस बिटवीन द कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। बेटा आप आपकी बुक का पेज नंबर 14 पर देख सकते हैं कि वर्ल्ड में कितने कंट्रीज हैं जहाँ पर फेडरलिज्म एग्जिस्ट है। जो शेडेड पोर्शन दिया हुआ है, शेडेड कंट्री हैं, वहाँ पर फेडरलिज्म एग्जिस्ट है। पेज नंबर 14 पर दिया गया है, वर्ल्ड का मैप दिया है उसमें। तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि फेडरलिज्म वो किन किन कंट्रीज में एग्जिस्ट है। अभी थोड़ी देर पहले बेटा हमने कहा था कि फेडरलिज्म के की फीचर्स के बारे में बताया था कि जिन कंट्रीज़ में ये की फीचर्स हैं वो फॉलो किए जाते हैं, उन कंट्रीज़ को फेडरल कंट्री बोलते हैं। तो शायद आपको समझ आ चुका होगा। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर पहुंच रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक में ये आपके बुक के पेज नंबर 16 पर भी दिया हुआ है कि व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री। कैसे कह सकते हैं कि हम इंडिया एक फेडरल कंट्री है, मतलब इंडिया को फेडरल कंट्री में हम कैसे काउंट कर सकते हैं। तो अभी मैंने बताया कि जिन जिन कंट्रीज़ में ये फेडरलिज्म के की फीचर्स को अगर फॉलो किया जा रहा है तो वो कंट्री फेडरलिज्म है। तो इंडिया में फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके लिए हम देख रहे हैं। तो देखिए बेटा, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन से ही हम शुरुआत करते कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जब इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंस गॉट हुई थी, एक ब्लडी एंड पेनफुल पार्टीशन के बाद में, क्योंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो डिवीज़न हुआ था उसमें बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ था। तो उसके बाद में जब हम इंडिपेंडेंस हुई तो हमारे कंट्री में उस समय 2 तरह के एरियाज थे जिसको हम स्टेट कह सकते हैं, प्रोविंसी स्टेट और प्रिंसली स्टेट। प्रोविंसी स्टेट वो थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर थे, क्योंकि हमारी कंट्री पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल था। और प्रिंसली स्टेट वो थे जो हमारी कंट्री के या किसी अदर कंट्री के रूलर्स के अंडर कंट्रोल थे, मतलब राजाओं के अंडर जो एरिया कंट्रोल थे उनको हम प्रिंसली स्टेट कहते हैं। तो इसमें बताया कि जैसे ही हमारा कंट्री इंडिपेंडेंस हुआ तो जो ये प्रोविंसेस थे वो तो फ्री हो ही चुके थे, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हैंड ओवर कर दिया था इंडिया को, इंडिपेंडेंस गॉट हो गई थी। लेकिन जो प्रिंसली स्टेट थे उनको भी उस समय फिर इंडिया के को
उनको भी इंडिपेंडेंट कर दिया गया और इंडिया के जो एक लैंड पार्ट था उसमें उसको इंडियन यूनियन में उसको मिला दिया गया। अब आता है कि जो उस समय इंडिया को इंडियन यूनियन नाम दिया गया, यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया को बोला गया इंडियन यूनियन या यूनियन ऑफ स्टेट। फेडरलिज्म या फेडरेशन वर्ड इंडिया के साथ नहीं जोड़ा गया। लेकिन ये जो 7 जो की फीचर्स हैं जो हमने अभी डिस्कस किए, इनको हम इजीली देख सकते हैं कि इंडिया में इन फीचर्स को अप्लाई किया जा रहा है। वो कैसे? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड 2-tier सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टार्टिंग से ही 2 लेवल की गवर्नमेंट के सिस्टम का प्रोविजन दिया है। इसका मतलब हमारी कंट्री में 2 लेवल्स पर कॉन्स्टिट्यूशन में 1950 में जब इम्प्लीमेंट हुआ तो उस समय 2 लेवल्स की गवर्नमेंट को 2 लेवल्स की गवर्नमेंट के बारे में बताया गया था कि 2 लेवल्स पर गवर्नमेंट बनानी है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। और फेडरलिज्म का फर्स्ट फीचर यही था कि भाई कम से कम फेडरलिज्म, अगर फेडरेशन है अगर किसी कंट्री में तो कम से कम 2 लेवल होने चाहिए। इट मीन्स आवर कंट्री फॉलो द फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि दिस इज ट्रू फॉर इंडिया। सेकंड ये था कि भाई जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, जो डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट है, एंजॉय सेपरेट जुरिडिक्शन। तो हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए हाई कोर्ट होता है स्टेट लेवल के लिए, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, अगर हम सेंट्रल लेवल की बात करें तो वो सेंट्रल लेवल पर होता है सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब स्टेट के लिए अलग जुडिक्शन है और सेंटर के लिए अलग जुडिशरी है, अलग जुडिक्शन है। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर इंडिया, क्योंकि इंडिया ये जो फीचर है कि सेपरेट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट क्लियरली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन हैज द सेपरेट जुडिक्शन, यही इस वाले की फीचर्स को भी इंडिया फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पर हमने बता दिया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन ने 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट दिए हैं। अब हमारा एक की फीचर में ये था कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की सेपरेट पावर हैं। इट ऑल्सो मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है और ये की फीचर्स भी है फेडरलिज्म का। तो उसकी बात अगर हम करें तो इट्स ऑल्सो ट्रू फॉर इंडिया, क्योंकि इंडिया में भी हर गवर्नमेंट के पास में अपनी अलग पावर है और ये पावर है जो मेजर 3 लिस्ट के रूप में डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट को दी गई हैं। जैसे कि यूनियन लिस्ट है, उस पर लॉ फ्रेमिंग का काम करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और अगर स्टेट लिस्ट की बात करें तो स्टेट लिस्ट में जितने भी नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं उन पर काम करती है स्टेट गवर्नमेंट। और इसके बाद आता है कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, कुछ ऐसे विषय हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट दिए गए हैं जिन पर दोनों, जिसमें हम एजुकेशन का मेन ले सकते हैं कि जो एजुकेशन वाला सब्जेक्ट है ना वो कंकरेंट लिस्ट में आता है, और कंकरेंट लिस्ट के उन सब्जेक्ट्स, जितने भी नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं उन पर लॉ फ्रेमिंग का काम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर ही करती हैं। मतलब कोई भी एक सेपरेट गवर्नमेंट उन पर फाइनल डिसीजन टेक नहीं करती। अब यहाँ तक तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी मेंशन है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में एक रेसिड्यूरी पावर का भी कॉलम है। वो ये था क्योंकि आगे जैसे जैसे ईयर्स हैं वो निकलते जाएंगे तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो नए डेवलप होते जाएंगे। तो अगर हम बात करते तो 90s के ईयर में हमारा जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो टेक्नोलॉजी है वो एमर्ज हुआ है। उससे पहले ये वर्ड नहीं था, इस तरह का सब्जेक्ट नहीं था। तो अगर जो आईटी सेक्टर है या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, इससे रिलेटेड लॉ फ्रेम कौन करेगा? इस तरह के सब्जेक्ट्स को रेसिड्यूरी पावर या रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स में काउंट किया गया है, और ये भी मेंशन किया गया कि इस तरह के सब्जेक्ट्स पर ओनली एंड ओनली सेंटर गवर्नमेंट ही लॉ फ्रेम करेगी। तो बेटा आप समझ गए होंगे, तीनों लिस्ट समझ रहे हो ना?
क्योंकि तीनों लिस्ट को मैंने अलग अलग गवर्नमेंट के लेवल के अकॉर्डिंग उनको आपको क्लासिफाई कर दिया है कि कौन सी लिस्ट का लॉ मेकिंग है वो कौन सी गवर्नमेंट करेगी। तो यहाँ आपका हो गया है ये सारे, मतलब फेडरलिज्म में ये था कि भी डिफरेंट लेवल्स की जो गवर्नमेंट है उनको अपने अलग अलग पावर दी जाती है। तो ये भी दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर इंडिया, तो ये भी इंडिया के लिए ट्रू है। अच्छा, एक और हमारा, अगर हम फेडरलिज्म के फोर्थ या फिफ्थ पॉइंट था कि भाई जो फाइनल कोई भी जो डिसीजन है वो कोर्ट ही करता है। कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये हमारा फिफ्थ की फीचर था। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर इंडिया, क्योंकि इंडिया में जो जुडिशरी है प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड प्रोसीजर, कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन या किसी प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट करने में जो कोर्ट है, जो जुडिशरी है, वो ही अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इसका मतलब जो हमारे पास में जुडिशरी है इज द हाईएस्ट अथॉरिटी, वो फाइनल डिसीजन देती है, वो हाईएस्ट अथॉरिटी है। तो ये हमारा आपको बता दिया कि भी किस तरह से क्या क्या पावर्स हैं वो किसको अंडर अथोराइज की गई है इंडिया में, किस तरह से फेडरल कंट्री कैसे कह सकते हैं, इंडिया में कैसे डिवीजन है, फेडरल सिस्टम के अकॉर्डिंग है या नहीं। तो दिस इज द कंप्लीट रिकैप्चुलेशन कि यस इंडिया इज ए फेडरल कंट्री, क्योंकि ये सारी बातें ये हमें बताती हैं कि इंडिया फेडरल सिस्टम को फॉलो कर रहा है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक का जो हम पहुंच रहे हैं वो है कि हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, कि भाई ठीक है ये तो हमने बता दिया कि इंडिया में इस तरह से फेडरलिज्म की जो की फीचर्स हैं उनको फॉलो किया जा रहा है, ये बातें हैं जो इंडिया में भी इम्प्लीमेंट हो रही हैं, इसका मतलब इंडिया एक फेडरल कंट्री है। लेकिन अब हम ये बात इस वाले टॉपिक पे पहुंचेंगे कि जब इंडिया में फेडरलिज्म इम्प्लीमेंट हुआ तो हाउ इज प्रैक्टिस्ड, कैसे लागू हुआ, किस तरह से जो डिवीजन ऑफ लेवल ऑफ गवर्नमेंट है वो कैसे बनाई गई। तो बेटा 1947 में हमारा कंट्री इंडिपेंडेंस गोट हुआ। 1947 के बाद में जो डिफरेंट ओल्ड स्टेट्स थे उनकी बाउंड्रीज को चेंज करके क्रिएट न्यू स्टेट्स, नए स्टेट बनाए गए। अब जो नए स्टेट बनाए गए उनके पीछे रीजन क्या थे? रीजन ये था कि जिन स्टेट में, मतलब जिस एरिया में सेम लैंग्वेज स्पीकर्स हैं, जहां पर एक जैसी भाषा बोलने वाले लोग हैं, उनको एक स्टेट बना दिया गया। जहां पर एक तरह का कल्चर फॉलो कर रहे हैं वहां एक स्टेट बना दिया गया। जहां पर एक तरह के समुदाय है, एथनिसिटी है, वहां एक स्टेट बना दिया गया। जहां पर सेम ज्योग्राफिकल कंडीशन है उस एरिया को एक स्टेट बना दिया गया। मतलब 1947 के बाद में जो इंडिया में स्टेट बने उसको हम बोल सकते हैं कि लिंग्विस्टिक स्टेट थे, वो पॉलिसी को फॉलो किया गया, लिंग्विस्टिक स्टेट वाली पॉलिसी को। लेकिन स्टेट सिर्फ लैंग्वेज के बिहाफ पर ही नहीं बनाए गए, स्टेट लैंग्वेज के साथ साथ में ज्योग्राफिकल कंडीशन, एथनिसिटी, कल्चरल आइडेंटिटी और डिफरेंट इस तरह की बातों को देखा गया जहां लोग मिलजुल कर एक साथ रह सकें। जिसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे नागालैंड है, उत्तराखंड है, झारखंड है, ये ऐसे स्टेट हैं जिनको लैंग्वेज के बिहाफ पर ना बना के बल्कि ज्योग्राफिकल कंडीशन और एथनिसिटी के बिहाफ पर बनाया गया है। तो अच्छा, तो ये आपने समझा कि भी किस तरह से इंडिया में फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करने के लिए भी स्टेट का डिवीजन कैसे हुआ। इसका मतलब स्टेट को लिंग्विस्टिक स्टेट के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया। अब एक तो लिंग्विस्टिक स्टेट का आइडिया लिया गया, दूसरा आइडिया लिया गया लैंग्वेज पॉलिसी का। अब ये लैंग्वेज पॉलिसी क्या है बेटा? हम आज भी जानते हैं कि हमारा कंट्री एक मल्टी रिलीजियस, मल्टी लिंग्विस्टिक, मल्टी ज्योग्राफिकल कंडीशन, मल्टी एथनिक
एथनिसिटी है हमारे कंट्री में, बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, लोगों में अलग अलग तरह के अलग अलग समुदाय के लोग रह रहे हैं, अलग अलग एरिया में अलग अलग रीजन में रह रहे हैं। तो अब यहाँ इस तरह की कंट्री में अगर एक लैंग्वेज को, क्योंकि मल्टी लिंग्विस्टिक ग्रुप भी हैं, ऐसे नहीं कि नॉर्थ इंडिया में अगर कोई लैंग्वेज बोली जा रही है तो वो साउथ इंडिया में नहीं बोली जा रही, वो दूसरी कोई लैंग्वेज बोली जा रही है, ऐसे ही ईस्ट में दूसरी लैंग्वेज बोली जा रही है तो वेस्ट में दूसरी बोली जा रही है। इसका मतलब सेम लैंग्वेज इंडिया में इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती थी, क्योंकि अगर सेम लैंग्वेज इम्प्लीमेंट, अगर हम श्रीलंका की तरह, अगर सिन्हाला, जैसे श्रीलंका में सिन्हाला लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया था, अगर यहाँ पर भी अगर हम हिंदी या इंग्लिश या किसी एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया जाए तो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकते हैं। इसलिए लैंग्वेज पॉलिसी को यूज किया गया और अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज पॉलिसी क्या डिसीजन टेकन किए गए। डिसीजन ये लिया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज, किसी एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर नहीं किया गया अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो फिर क्या किया गया, हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि जो हमारा नॉर्थ इंडिया है यहाँ पर मोस्टली हिंदी स्पीकर्स स्टेट हैं, और अगर हम साउथ की बात करें तो वहाँ पर अपने अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेज हैं। तो हिंदी के साथ में इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में ऑप्ट किया गया। हिंदी को आज भी हमारी ये नेशनल लैंग्वेज नहीं है, कई बार बच्चे क्या करते हैं उसको नेशनल लैंग्वेज में काउंट कर लेते हैं, ये नेशनल लैंग्वेज नहीं है, इट इज़ ए, जिसको हम बोल सकते हैं रीजनल लैंग्वेज है, ठीक है, ये हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। तो हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेज थी जिनको ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में ऑप्ट किया गया। अब आता है कि बिसाइड हिंदी, हिंदी के अलावा और क्या यूज किया गया। देयर आर 21 अदर लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हिंदी के अलावा और 21 ऐसी भाषाएं उनको शेड्यूल्ड लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया जिसको हम नेशनल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि बेटा आपके फाइनल एग्जाम होते हैं, बोर्ड के एग्जाम, तो आपके स्टेट में तो वो हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेज में आता है, लेकिन अगर हम साउथ की बात करें तो वहाँ पर हिंदी के बजाय वहाँ की रीजनल लैंग्वेज में आएगा, और वो रीजनल लैंग्वेज कहाँ काउंट की गई है, 21 जो शेड्यूल्ड लैंग्वेज थी उनमें उनको इंक्लूड किया गया। इसका मतलब कि नेशनल लेवल का अगर कोई एग्जाम होगा या कोई इस तरह का नेशनल लेवल का कोई भी डिस्कस किया जाता है किसी भी टॉपिक पे, तो उसमें टोटल 22 लैंग्वेजेस को कोई भी पर्सन किसी भी 22 लैंग्वेजेस में कोई भी लैंग्वेज को ऑप्ट कर सकता है। तो ये है शेड्यूल्ड लैंग्वेज। 22 मैंने अभी इसलिए नाम लिया है क्योंकि यहाँ मैंने हिंदी को भी उसमें इंक्लूड किया है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था बिसाइड हिंदी, बिसाइड हिंदी का मतलब है हिंदी के अलावा 21 शेड्यूल्ड लैंग्वेज को डिक्लेयर किया गया, और अगर हम टोटल लैंग्वेज जो नेशनल लैंग्वेज के नेशनल लेवल पर जिनको हम यूज कर सकते हैं वो है टोटल हमारी 22 लैंग्वेजेस। तो हम कर रहे थे बेटा कि इंडिया में फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस हुआ, तो लिंग्विस्टिक स्टेट को डिसाइड किया गया, लैंग्वेज पॉलिसी को यूज किया गया, और तीसरा ये था कि सेंटर स्टेट रिलेशन थे उनको और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन किया गया, ज़्यादा एक तरह से ताकतवर बनाया गया, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया गया। क्योंकि पहले क्या होता था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो लिमिटेड होती थी, और जो सेंट्रल लेवल पर जो गवर्नमेंट जिस भी पॉलिटिकल पार्टी की बनती थी वो स्टेट लेवल की पर भी अगर सेम पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट है तो वो अपनी ही पावर का यूज करती थी। एक तरह से स्टेट लेवल की जो गवर्नमेंट है उनको पावर यूज नहीं करने देती थी, उन पर एक तरह से प्रेशर रहता था। लेकिन 1990s में जैसे ही कोलिशन टर्म्स इंट्रोड्यूस हुई, कोलिशन गवर्नमेंट या कोलिशन का मतलब होता है व्हेन ए सिंगल पार्टी डज नॉट गेट मेजोरिटी देन 2 और मोर देन 2 पार्टी
grouped together and form a government is known as coalition government. तो 90s में coalition government का जो टर्म है वो इंट्रोड्यूस हुई. अब कोलिशन गवर्नमेंट में क्या होता है, सेंट्रल लेवल के लिए स्टेट गवर्नमेंट भी बेटा उसमें अपना जो अलायंस है वो कर सकती है. देखो कोलिशन और अलायंस में माइनर सा डिफरेंस है. अलायंस होता है कि जब इलेक्शन से पहले अगर कोई पार्टी मेजर पार्टी में इनकॉर्पोरेट हो जाती है, मिक्स हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं अलायंस. और कोलिशन होता है कि जब इलेक्शन के बाद में जब किसी पार्टी की पावर मेजोरिटी नहीं आती, मेजोरिटी होती है कि जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स होते हैं या टोटल नंबर ऑफ सीट्स होती हैं उनसे उनका आधी से एक ज़्यादा आनी चाहिए, उसको हम मेजोरिटी बोलते हैं. एग्जाम्पल है, मान लो किसी स्टेट में, जैसे हम हरियाणा का एग्जाम्पल लेते हैं कि हरियाणा में हमारी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें टोटल 90 सीट है. तो 90 सीट में वो पार्टी मेजोरिटी वोट करेगी जिसकी 46 सीट विन होकर आएंगी. तो यहाँ बात हो रही थी कि जब कोलिशन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस हुई, कोलिशन गवर्नमेंट का जो एरा स्टार्ट हुआ, उसके बाद में जो सेंटर स्टेट के रिलेशनशिप थे ये और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन हुए. तो इस तरह से फेडरलिज्म इंडिया में प्रैक्टिस किया गया. तो इंडिया में फेडरलिज्म प्रैक्टिस, अगर क्वेश्चन ऐसे आता है बोर्ड में कि हाउ फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया, तो आपको ये 3 पॉइंट ही वहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं. लिंग्विस्टिक स्टेट, लैंग्वेज पॉलिसी एंड सेंटर स्टेट रिलेशंस. अब हमारे चैप्टर का बेटा लास्ट टॉपिक है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया. तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ 2 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में ही एक्सप्लेन किया, मतलब स्टार्टिंग में 2 लेवल की गवर्नमेंट को ही डिस्क्राइब किया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती गई और भी ज़्यादा जो एरियाज थे वो डेवलप होते चले गए, इंक्रीज होते चले गए, तो ज़्यादा सुपरविज़न करने के लिए एक 3rd लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ. और ये जो 3rd टीयर ऑफ गवर्नमेंट है, टीयर और लेवल बेटा सेम टर्म होती हैं. जो 3rd टीयर ऑफ गवर्नमेंट है इसको लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट बोला गया. अब आता है कि लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट है वो कहाँ पर रूल करती है. जो लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट है उसके 2 टाइप्स होते हैं. एक होता है जिसको हम बोलते हैं अर्बन लोकल गवर्नमेंट और एक होती है रूरल लोकल गवर्नमेंट. इसको पावर कहाँ से मिली? इसको पावर देने के लिए कुछ पावर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की और कुछ पावर हैं वो स्टेट गवर्नमेंट की ली गई, और वो पावर्स 3rd लेवल ऑफ गवर्नमेंट को दी गई, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन. तो सीधा सा डेफिनेशन है डिसेंट्रलाइजेशन की कि व्हेन ए पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन. तो ये डिसेंट्रलाइजेशन हो गया. तो हम बात कर रहे थे बेटा कि डिसेंट्रलाइजेशन है वो 2 तरह से होता है. एक होता है लोकल अर्बन लोकल गवर्नमेंट और एक होती है रूरल लोकल गवर्नमेंट. तो अब ये जो डिसेंट्रलाइजेशन है ना, इसके पीछे क्या बेसिक आइडिया था जो डिसेंट्रलाइजेशन किया गया, जिससे पावर को डिवाइड किया गया, उसके पीछे क्या मेन पर्पस था गवर्नमेंट का. तो इसमें बेसिक आइडिया हमने वैसे चैप्टर में जब आपको पढ़ाया गया तो उस समय डिस्कस कर लिया था, फिर भी इसके मेजर जो पॉइंट्स हैं वो बता देते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज विच आर बेस्ट सेटल्ड एट लोकल लेवल. क्योंकि लोकल जो पीपल हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर उनके ऊपर वहीं पर कोई अथॉरिटी है तो वो उस एरिया की प्रॉब्लम्स को अच्छे से सॉल्व कर सकता है. दूसरा ये पॉइंट था कि पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लोकेलिटी. क्योंकि जो लोकल एरियाज की जो प्रॉब्लम है वो वहीं के रहने वाले हैं, वो जल्दी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कंपैरिजन टू चीफ मिनिस्टर और द प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि वो उस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे जितनी प्रॉब्लम्स को सोल्व या आइडेंटिफिकेशन है वहाँ के रहने वाले लोग
कर सकते हैं। एंड थर्ड पॉइंट इज दे हैव बेटर आइडियाज ऑन वेयर टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज थिंग्स मोर एफिशिएंसी, कि उनके पास में अपने एरिया में कहाँ पर मनी को इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर डेवलपमेंट करना है, इस रिगार्डिंग उनके पास में उनके आइडियाज बेटर होंगे देन अदर पर्सन के कंपैरिजन में। एंड लोकल गवर्नमेंट इज द बेस्ट वे टू रियलाइज वन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट है उसको हम फर्स्ट स्टेप कह सकते हैं, स्कूलिंग कह सकते हैं डेमोक्रेसी की। वहाँ लोगों को जो डेमोक्रेसी का सिस्टम है उसको वहाँ पर इजीली अंडरस्टैंड किया जा सकता है, कि जो हम स्टेट लेवल की गवर्नमेंट के लिए या सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट के लिए जो इलेक्शन प्रोसेस करते हैं सेम वही लोकल गवर्नमेंट में भी होता है, तो वो डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल को और भी ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये मेन बेसिक आइडिया थे रियलाइजेशन करने के पीछे। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा कि 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन में जो 73rd अमेंडमेंट हुआ, अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंजमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो 73rd अमेंडमेंट किया गया उस अमेंडमेंट से कौन कौन सी पावर थी जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से लेकर और लोकल गवर्नमेंट को दी गई। क्योंकि अभी मैंने बोला है कि डिसेंट्रलाइजेशन वो होता है जहां पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की पावर को लोकल गवर्नमेंट को दी जाती है। कुछ पावर, सारी पावर नहीं, कुछ पावर्स हैं जो लोकल गवर्नमेंट को दी गई है। तो यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी पावर थी जो लोकल गवर्नमेंट को दी गई 1992 में। तो फर्स्ट है कि नाउ इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, कि पहले लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के जो जैसे सरपंच वगैरह के इलेक्शन, जैसे अपने कंट्री में 5 ईयर का टेन्योर होता है गवर्नमेंट चेंजिंग के लिए, तो उस तरह का 5 ईयर का टेन्योर फिक्स नहीं था। तो अब जैसे ही 1992 के बाद में जब पावर मिली तो जो रेगुलर इलेक्शन का जो प्रोविजन था वो वहां पर मैंडेटरी कर दिया, रेगुलर इलेक्शन का जो प्रोविजन था वो मैंडेटरी हो गया। इसके बाद सेकंड पावर ये दी गई कि सीट्स आर रिजर्व्ड इन द इलेक्टेड बॉडी एंड द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ दीज इंस्टीट्यूट फॉर द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड ओबीसी। पहले जिस विलेज में, जिस एरिया में, जिस स्मॉल सिटी में, टाउन में जिस कास्ट की मेजोरिटी होती थी मोस्टली उसी का हेड होता था, लेकिन अब डिफरेंट कास्ट के लिए रिजर्वेशन दे दिया गया। थर्ड जो पावर दी गई, एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशन आर रिजर्व फॉर वुमेन। डिफरेंट कास्ट के साथ साथ वुमेन ग्रुप के लिए भी 1/3 रिजर्वेशन डिक्लेयर कर दिया गया। एंड फोर्थ पावर, सेपरेट स्टेट इलेक्शन कमीशन वॉज अपॉइंटेड। लोकल लेवल के इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन भी अपॉइंट किया गया जो उनके रेगुलर इलेक्शन को कंडक्ट करवाएगा। एंड लास्ट पावर इज द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रिवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। और स्टेट गवर्नमेंट को कुछ अपने जो रिवेन्यू से रिलेटेड जो पावर्स थी उनको लोकल गवर्नमेंट को प्रोवाइड करने के लिए उन्हें बताया गया। तो इस तरह से लोकल गवर्नमेंट को पावर थी वो। लोकल लेवल की गवर्नमेंट की बात कर रहे थे कि लोकल लेवल पर 2 तरह की गवर्नमेंट होती हैं, रूरल लोकल गवर्नमेंट और अर्बन लोकल गवर्नमेंट। जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट होती है उसके 2 टाइप होते हैं। जो स्मॉल सिटीज़ के लिए गवर्नमेंट बनाई जाती है उसको हम बोलते हैं म्युनिसिपैलिटी, और जो लार्ज मीन्स बिग सिटी के लिए जो गवर्नमेंट बनाई जाती है उसको हम बोलते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तो जो म्युनिसिपैलिटी होती है उसका जो पॉलिटिकल हेड होता है वो होता है म्युनिसिपल चेयरपर्सन, और जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होती है उसका जो पॉलिटिकल हेड होता है वो होता है मेयर। ये तो था अर्बन लोकल गवर्नमेंट। अब जो रूरल लोकल गवर्नमेंट है इट इज़ ऑल्सो नोन एज पंचायती राज। इसको हम पंचायती राज भी बोलते हैं। और पंचायती राज के अंडर 3 लेवल होते हैं। सबसे जो लोअर लेवल होता है वो होती है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का पॉलिटिकल हेड होता है सरपंच,
उसके ऊपर होती है ब्लॉक समिति, जिसको हम ब्लॉक मंडल भी बोल सकते हैं। और ब्लॉक मंडल का जो पॉलिटिकल हेड होता है उसको बोला जाता है चेयरपर्सन, ब्लॉक मंडल चेयरपर्सन। और उसके बाद होता है ऊपर सबसे जो हाईएस्ट होती है, जिसमें हम पंचायती राज की हाईएस्ट गवर्नमेंट जिसको हम बोल सकते हैं जिला परिषद। और जो जिला परिषद होती है ये पूरे ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट की होती है। और जिला परिषद का जो पॉलिटिकल हेड होता है उसको बोला जाता है जिला पार्षद या जिला परिषद चेयरपर्सन। तो बेटा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेरी हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। If this video helps you, then like and share, and don't forget to subscribe my channel.